आज माननीय बैठे हैं माननीय चंपई बाबू, हम लोग के पड़ोस के हैं, हम लोग जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं। मगर इन्होंने अपने आप को पार्ट 2 बना दिया तो थोड़ा संदेह होता है कि इनकी अच्छाई और भलाई का क्या होगा। उसका एक उदाहरण मैं महोदय देना चाहता हूँ कि अभी संसदीय कार्य विभाग को छोड़कर सभी विभागों के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और कल जब विश्वास का प्रस्ताव यहाँ रखा था इन्होंने अपनी सरकार में, तो कल ही स्वास्थ्य विभाग ने 24 डॉक्टरों के प्रतिनियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। अब इनकी मर्जी से हुआ है कि इनकी मर्जी के बिना हुआ है। जब अपना भाषण करेंगे तो बता देंगे। मैं सदन के सामने इसको मैं रख देता हूँ। ठीक, 2 को दस्तखत है, 5 को अधिसूचना निकली है, तो 2 तारीख को भी कोई सरकार नहीं थी, तो ये कैसे निकला है? कौन दोषी हैं? बैकडेट में फाइल पर दस्तखत किया गया है, क्या किया गया है? ये सूचना लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी बता देंगे। अभी कौन है महोदय? ये कौन है जो बोल रहे हैं? अभी बैठो। ये कौन है जो बोल रहे हैं? अच्छा, आप अपना बात ये कौन है? चलिए सरजू बाबू, ये कौन है बोलने वाले? बन्ना जी क्या है? आज की डेट में ये क्या है? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूँ कि जो आपकी सरकार है, पार्ट 2 की सरकार है, उसमें पार्ट 1 जैसा ही कुछ काम अभी भी अगर चलेगा, मैं कोशिश करूंगा उसके बीच में अपनी बात रखूं। चलिए, कल माननीय राज्यपाल जी का भाषण हो रहा था और आज उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव आया है। तो कल एक विचित्र स्थिति थी जिसकी ओर माननीय सदस्य सीपी सिंह जी ने भी इशारा किया कि राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार का दस्तावेज होता है, सरकार की नीतियों का आईना होता है। और जब माननीय राज्यपाल उसको पढ़ रहे थे तो मंत्रीगण को छोड़कर पूरा सत्ता पक्ष खड़ा था और अपनी बातें कह रहा था, जिसके कारण से बढ़िया से उनका अभिभाषण सुनाई नहीं पड़ रहा था। एक विडंबना है। और विपक्ष को जिसको आलोचना करना चाहिए वह विपक्ष भी आलोचना का स्वर उतना तेजी से उस अभिभाषण के प्रति नहीं कर रहा है। तो ये समझ में नहीं आता है कि जो सदन है इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष की भूमिका कैसी है। आज माननीय बैठे हैं माननीय चंपई बाबू, हम लोग के पड़ोस के हैं, हम लोग जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं। मगर इन्होंने अपने आप को पार्ट 2 बना दिया तो थोड़ा संदेह होता है कि इनकी अच्छाई और भलाई का क्या होगा। उसका एक उदाहरण मैं महोदय देना चाहता हूँ कि अभी संसदीय कार्य विभाग को छोड़कर सभी विभागों के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और कल जब विश्वास का प्रस्ताव यहाँ रखा था इन्होंने अपनी सरकार में, तो कल ही स्वास्थ्य विभाग ने 24 डॉक्टरों के प्रतिनियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। अब इनकी मर्जी से हुआ है कि इनकी मर्जी के बिना हुआ है। जब अपना भाषण करेंगे तो बता देंगे। मैं सदन के सामने इसको मैं रख देता हूँ। ठीक, 2 को दस्तखत है, 5 को अधिसूचना निकली है, तो 2 तारीख को भी कोई सरकार नहीं थी, तो ये कैसे निकला है? कौन दोषी हैं? बैकडेट में फाइल पर दस्तखत किया गया है, क्या किया गया है? ये सूचना लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी बता देंगे। अभी कौन है महोदय? ये कौन है जो बोल रहे हैं? अभी बैठो। ये कौन है जो बोल रहे हैं? अच्छा, आप अपना बात तो सरजू बाबू को लगता है कि पहले का एडवांस होगा, तो एडवांस के लिए इन्होंने प्रयास कर दिया। अब बैठे बता दूंगा, हो गया। चलिए, माननीय सर, मैंने टाटा स्टील को कहा है कि माननीय सदस्य बन्ना गुप्ता जी को आधा 1% का शेयर दे दीजिए अपने यहाँ। रोज जो इतनी सुविधाएं दे रहे हैं उससे बढ़िया है कि एक बार दे दीजिए, हमेशा के लिए जिंदगी भर चलेगा। मगर ये कौन है बोल रहे हैं? ये होते कौन है? चलिए सरजू बाबू, ये कौन है बोलने वाले? बन्ना जी क्या है? आज की डेट में ये क्या है? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूँ कि जो आपकी सरकार है, पार्ट 2 की सरकार है, उसमें पार्ट 1 जैसा ही कुछ काम अभी भी अगर चलेगा,
तो फिर तो बड़ी मुश्किल होगा। कई लोगों ने जो कहा है मैं उससे इशारा नहीं करना चाहता हूँ, तो एक मैं इस सरकार के बारे में कर रहा हूँ। दूसरा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बड़ी भावनात्मक भाषण दिया और इसका असर पूरे प्रदेश में हुआ है। राज्यपाल जी के बारे में भी कहा गया, अभी भी कहा जा रहा है कि राजभवन में गिरफ्तारी की साजिश रची गई। महोदय, मैंने कुछ नोट बनाया है, देखकर आधिकारिक दस्तावेजों से उनसे ये स्पष्ट होता है कि इसमें राजभवन कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ से, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने हाथ से लिखा है कि मुझे 5 बजे सूचना दे दी गई ईडी के द्वारा गिरफ्तार हो जाने की। मैं तब घर पर था। अब ईडी ने गिरफ्तार की सूचना दी, उसकी कस्टडी में थे। वहाँ से निकलकर ईडी के मना करने के बाद भी राजभवन गए, वहाँ इस्तीफा दिया और इसमें लिखा है कि स्वेच्छा से मैंने इस्तीफा दिया। ये उनके हस्तलिखित हस्ताक्षर में है। अब स्वेच्छा से वहाँ इस्तीफा दिया, वहाँ उन्होंने ईडी के से निकल गए तो ईडी के अधिकारी पीछे पीछे गए वहाँ लिखा है, समझाया बुझाया, उनको कहा कि उन्होंने माना गिरफ्तार हैं और स्वेच्छापूर्वक वहाँ से ईडी की कस्टडी में, ईडी के कार्यालय में गए। और ये जो लिखा है उस पर उनका भी दस्तखत है। चलिए हो गया, मुख्यमंत्री जी का भी दस्तखत है। चलिए सर, इसलिए राजभवन के बारे में ये है जो आक्षेप लगाया जा रहा है महोदय, ये आक्षेप सही नहीं है। माननीय सदस्य दीपक बिरुआ जी, माननीय सदस्य दीपक बिरुआ जी, हो गया सर, हो गया। चलिए दीपक बिरुआ जी, हो गया सरजू बाबू, हो गया। चलिए दीपक बिरुआ जी, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। चूँकि जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रदेश में बनी है और जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो लोग केंद्र सरकार के समर्थन में काम करेंगे उन लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं है। ये पूरा दुनिया जानती है, सारे लोग इस बात को जान रहे हैं कि जो उनकी बातों को मानेंगे उनके साथ स्थितियां अच्छी रहेगी और जो विपक्ष की भूमिका में होंगे उनकी कमजोरियों को उठाएंगे। ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करने के लिए किसी भी तरीके से उनको कुर्सी से हटाने का ये प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कई उदाहरण लोगों ने पेश किया और हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन चूंकि जो वंशवाद का बात पूरे देश में एक नैरेटिव तैयार किया गया, बड़े बड़े पार्टियों को और छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह से ये कहा गया कि वो लोग वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए भारत देश में वंशवाद की परंपरा को खत्म करने का बात लोग बोलते आए। लेकिन जिस तरीके से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को 4 सालों में उन लोगों तक पहुंचाने का काम किया जहां तक इस राज्य के निर्माण से अभी तक 24 वर्षों में उन समुदायों तक, उन जगहों तक सरकार की किरण नहीं पहुंची। और उन्होंने जो फैसला किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत गर्व की बात है और हम लोग इसको महसूस करते हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऊर्जा की कमी आई थी, जिस तरह का नैरेटिव तैयार किया जा रहा था, वो हेमंत सोरेन जी ने ऐसा एक उदाहरण पेश किया। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और हमारे इस दिशुम गुरु के अनुयायी जो कोल्हान के क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक परचम दिया है, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना करके माननीय हेमंत सोरेन ने उदाहरण पेश किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वंशवाद पर नहीं, कार्यकर्ताओं पर आधारित है, उन आंदोलनकारियों पर आधारित है जो उस भावना को आंदोलन के समय में देखा था। और मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि ये पार्ट 2 जरूर है, लेकिन उन कामों को जो गुरुजी ने मार्गदर्शन दिया था कि इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को सम्मान मिलेगा, उनका हक अधिकार को हम लोग लेंगे, इसकी लड़ाई जो शुरू की गई थी उसको हम लोग निश्चित तौर पर पूरा करने का काम करेंगे।
और जो सपना था कि यहाँ के बच्चे जो पढ़े लिखे होंगे वो वीडियो बनेंगे, यहाँ के बच्चे जो पढ़े लिखे होंगे वो दारोगा बनेंगे, यहाँ के बच्चे जो पढ़े लिखे होंगे शिक्षक होंगे, यहाँ के जो मूल निवासी होंगे 3rd और 4th ग्रेड में भी पूरा उनको आरक्षण मिलेगा, उनको प्राथमिकता मिलेगा। इन कामों को हम लोग पूरी तरह से सरकार के माननीय चंपैदा के नेतृत्व में इसको पूरी तरह से हम लोग लागू करने का काम करेंगे। जहाँ तक नियुक्तियों का सवाल है, स्थानीय नीति का सवाल है, इस बात को भी हम लोग इस सरकार में प्राथमिकता से लेंगे और यहाँ जो भी बेरोजगार लोग हैं ऐसे लोगों को मौका मिलेगा। क्योंकि बिहार के समय में स्थानीय लोगों को 3rd और 4th ग्रेड में 100% आरक्षण मिलता था। जो उस राज्य के मूल निवासी हैं उनको पहचान करके ऐसे पदों पर उनको दिया जाता था। लेकिन जब से झारखंड राज्य बना, स्थानीय नीति जो है ना मुद्दा बनते रहा और यहाँ के मूल निवासियों को नौकरी का हक नहीं मिले, इसके लिए जो है ना बहुत तरह का कुचक्र चलाया जाता रहा। और अभी हाल में कल परसों की बात है, जो SSC का एग्जाम आया था, जिसको किसी भी कारण से एक षड्यंत्र के तहत ऐसे लोगों के द्वारा उसको जो है ना ऐसा स्थिति बनाया गया जिस कारण से उसको जो है ना कैंसिल करना पड़ा। और माननीय मुख्यमंत्री को हम आभार व्यक्त करते हैं कि कल उन्होंने बुला करके सचिव को आदेश दिया कि इसका इमीडिएट जो है ना जांच हो और ऐसे जो लोग हैं इस तरह का जो रोजगार को मारने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, इन्होंने आदेश दिया माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हम लोग चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी वाले मामले पर कोई समझौता नहीं करे। जो काम माननीय हेमंत सोरेन ने नहीं पूरा किया उस काम को हम लोग को विश्वास है माननीय चंपा सोरेन जी पूरा करेंगे। और आज 3rd और 4th ग्रेड में जिला की स्थापना समिति से जो है ना उसकी नियुक्तियां होगी। क्योंकि स्थापना समिति किसी को पनिश करता है, किसी को नियुक्ति का चिट्ठी देता है, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है। पुरानी जो परंपरा है बिहार के समय में, क्योंकि जब बिहार पुनर्गठन विधेयक आया था उसमें वो सारे चीजें जो बिहार में लागू थी वो झारखंड में प्रिवेल करेंगे, ये चीजें आई है पुनर्गठन विधेयक के हिसाब से। इसलिए उस समय से जब वहां पर स्थापना की माध्यम से नियुक्तियां होती थी 3rd 4th ग्रेड का, ये सरकार निर्णय लेने की स्थिति में होगी और 3rd 4th ग्रेड की सभी नियुक्तियां जिला स्थापना से होगी। जो जिला रोस्टर बना होगा वहां पर आरक्षण का रोस्टर होगा, उस आधार पर होगा, कोई किसी तरह का मामला नहीं आएगा। यहाँ के तमाम मूलवासी आदिवासी और यहाँ के मूल निवासियों को जो है नौकरी में। और जहाँ तक लोगों ने माननीय बिरंची जी ने 2-4 बातें इस संबंध में कही कि ऐसे रास्ता आप चलें कहीं जेल के मैंने कहना चाहिए वे क्या कह रहे हैं कि पिंजड़े में बंद होने वाली स्थिति में आ जाए। तो मैं कहता हूं कि माननीय चंपैदा बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं रास्ता वही चलेंगे जो सीधा और सपाट होगा, रास्ता वही चलेंगे जो सीधा और सपाट होगा। और जो आंदोलन के समय में यहाँ के लोगों ने जिस कल्पना को परिकल्पना किया था उसके लिए अलग राज्य का लड़ाई लड़ा, उस परिकल्पना को उस सपना को पूरा करना है और उन शहीदों को सम्मान करना है जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने इस राज्य के लिए कुर्बानी दी थी। इसीलिए आंदोलनकारियों को सम्मान मिलना चाहिए और उसके लिए खुद माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनका मानदेय भी बढ़े और चिन्हितीकरण का काम भी पूर्ण हो और ऐसे सभी लोग जो इस राज्य के लिए योगदान दिया निर्माण में उन तमाम लोगों को उसका सम्मान मिल सके। क्योंकि वक्त की बहुत कमी है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ टीका टिप्पणी, लेकिन आने वाला वक्त एक मिसाल पेश करेगा। आंदोलनकारी का जो नेतृत्व है उस झारखंड को स्वीकार है और सभी उन चीजों को हम लोग पूरा करेंगे। जमीन से संबंधित मामले पर भी जैसे उन सरकार ने भूमि बैंक बना करके यहाँ के सभी लोगों का जमीन को जो है ना बड़े बड़े घरानों को देने का काम किया, उद्योगपतियों को देने का काम किया। और आप जानते हैं कि उस समय हाथियों को भी लोग उड़ाया था। लेकिन हम आग्रह करेंगे नई सरकार से भूमि बैंक के नाम से जो जमीन लेकर के रखी गई है ऐसे बैंकों का जो जमीन है उसको भी जो है ना खत्म किया जाए। क्योंकि समय की कमी है। हम बहुत आभार दिल से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करते हैं कि इसका नेतृत्व हम सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। कोई भी फैसला कड़ाई से लें और इस राज्य के बेहतरी के लिए लें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य भानु प्रसाद साहब। महोदय, सबसे पहले तो नई सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। महोदय, चंपैदा को ऐसा लग रहा होगा कि परिस्थिति ऐसा आया कि हम मुख्यमंत्री बने।